CA final students. I am CA विपिन सिंगला, your friend, mentor and faculty for CA final financial reporting. तो आज हम इंडेक्स 16 का पार्ट 2 कर रहे हैं। आपने फर्स्ट पार्ट में देखा होगा, तो आई होप आप सबने उसको रिवाइज भी किया होगा अच्छे से। अगर रिवाइज नहीं किया तो कोई नहीं, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। तो आप अभी यहाँ पे मेरी स्क्रीन देखोगे नोट्स की, तो आप ये नोट्स की स्क्रीन आपको दिख रही है। तो एक बार मैं इसके थ्रू ही आपको रिवाइज करवा देता हूँ जो हमने कल किया था। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारा क्या था, इंडेक्स 16। इंडेक्स 16 कौन सा था मेरा, पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सबसे पहले हमने उसका मीनिंग देखा था। मीनिंग क्या होता है, मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कौन सी आइटम्स होंगी, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरा जो इंडेक्स 16 है उसके अंदर सिर्फ मेरी जो पीपी एसेट्स होती हैं उनकी ही अकाउंटिंग होती है। ऐसे तो एसेट्स मेरी और भी होती है, जैसे करंट एसेट्स होगी, मेरी इंटेंजिबल एसेट्स होगी, तो उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं होता। मेरा उनका ट्रीटमेंट किसी और इंडेक्स के अंदर होता है। तो वो हम जैसे जैसे आगे इंडेक्स करते जाएंगे वैसे वैसे सभी कवर हो जाएंगी एसेट्स मेरी। बट हमें यहाँ पे पीपी का सबसे पहले मीनिंग देखा था कि उसके अंदर कौन सी थी, पीपी टेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको मैं टच करके देख सकता हूँ, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे यूज में आएगी। उसमें कौन से एग्जांपल दिए थे हमने, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, बॉयलर्स, साइलोज, ऐसे काफ़ी हमने आइटम्स के नेम देखे थे जिसको मैं टच करके देख सकता हूँ और जो मेरे मोर देन वन पीरियड के लिए यूज होने वाले थे। अब ये किस किस चीज़ में यूज हो सकते हैं, किस किस जगह पे यूज हो सकते हैं, जो ये एसेट्स है मेरे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी वगैरह, ये चाहे तो मेरे प्रोडक्शन के लिए यूज हों या फिर मेरे सप्लाई गुड्स वगैरह के लिए। प्रोडक्शन वाला मैंने फैक्ट्री का एग्जाम्पल दिया था, और ये जो सप्लाई ऑफ गुड्स वाला था ये हमने रिटेल शॉप का एग्जाम्पल लिया था, और ये सर्विसेज वाले में हमने होटल का एग्जाम्पल लिया था। आपको बस मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, अगर आपने ये नहीं देखा तो लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर जाके देख लीजिए एक बार। और उसके बाद मेरा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेरे डायरेक्टली मेरे रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज नहीं थी, बट हाँ रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज में हेल्प जरूर करती थी। और रेंटल वाला हमने वो देखा था, इंडेक्स 40 और 16 वाला। 40 में कौन सी जाती है, लैंड एंड बिल्डिंग, जो मेरा रेंटल पर्पस के लिए ली है, और मेरा जिसमें कैपिटल एप्रिसिएशन का मोटिव था। उसके अलावा जो भी लैंड बिल्डिंग थी, चाहे तो मेरी फैक्ट्री में यूज हो रही थी, शॉप में हो रही थी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए यूज हो रही थी, या फिर रेंट पे देने के लिए भी, अगर मेरा वो खुद का बिजनेस के ऑपरेशन है, मेरा मतलब कि मेरा खुद का धंधा है वो रेंट पे देने का, उस केस में वो था। तो हमने डिटेल में किया था, तो हमने वो याद करो, एक्सपेक्टेड टू बी मोर देन वन पीरियड के लिए था। स्पेयर पार्ट्स का देखा था हमने। स्पेयर पार्ट्स कौन से होते हैं, जैसे मेरा कुछ पार्ट, किसी भी मशीनरी का कोई एक पार्ट मेरे पास स्पेयर एक्स्ट्रा रखा हुआ है कि कल को खराब हो जाए तो उसको यूज कर लूंगा। स्टैंड बाय इक्विपमेंट, मेरा फायर एक्सटिंग्विशर वाला देखा था मैंने एग्जाम्पल। फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा था कि मतलब वो मेरे वैसे तो यूज होता नहीं है, बट हाँ हो सकता है तो वो स्टैंड बाय इक्विपमेंट था। उसकी वो मतलब हेल्प करता है मेरे को, जो बाकी एसेट्स है मेरी, जो बाकी पीपी एसेट्स हैं, ताकि वो अच्छे से रेवेन्यू जनरेट करती रहे विदाउट एनी रिस्क, तो उसमें हेल्प करता है। तो इसलिए स्टैंड बाय इक्विपमेंट को भी पीपी मान सकते हैं। सर्विसिंग इक्विपमेंट को, जो सर्विसिंग देने के लिए हमने राउटर का एग्जाम्पल लिया था, उसको पीपी तभी मानेंगे जब हम ये डेफिनेशन को मीट करेगा पीपी की, अदरवाइज इन्वेंट्री मान लेते हैं इसको। और आउट ऑफ स्कोप में कौन सी देखी थी हमने, बायोलॉजिकल एसेट्स आउट ऑफ स्कोप थी, बट बियर प्लांट्स हमारे इन स्कोप में थे, मतलब उसके ऊपर पीपी ही लगेगा। अब बियर प्लांट की हमने डेफिनेशन देखी थी, जैसे लिविंग प्लांट होते हैं जो कि प्रोडक्शन और सप्लाई, जो मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस देते हैं। मेरे को एप्पल फ्रूट ट्रीज का हमने एग्जांपल लिया था। एक मैंने दूसरी ट्री का एग्जांपल लिया था जो सिर्फ लकड़ी देता था, जिसका मेरा पर्पस था सिर्फ लकड़ी लेने का, वो ट्री जाएगा मेरा बायोलॉजिकल एसेट में, मतलब इंडेक्स 16 के अंदर वो डील नहीं होगा। तो उसके अलावा मैंने और क्या देखा था इसमें, ये मोर देन वन पीरियड के लिए होगा। और रिमोट लाइकलीहुड, मतलब कभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि एक दिन तो सबको जाना ही है, तो अगर वैसा कुछ केस है तो, बट मेरा मोटिव तो जाने का नहीं था, लकड़ी वाला नहीं था, मेरा मोटिव तो था उसमें फ्रूट ट्री से फ्रूट लेने का। अगर वो एक टाइम के बाद उसकी लकड़ी सेल भी होती है तब भी वो इंडेक्स 16 से बाहर नहीं होगा, वो मेरा बियर प्लांट ही माना जाएगा और इंडेक्स 16 ही लगेगा। ट्री पाइन वुड ये सिर्फ लकड़ी लेने के लिए आते हैं मेरे काम, तो ये बियर प्लांट नहीं है। रिकॉग्निशन हम किस बेसिस पे करते हैं, चाहे तो उससे मेरे को कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो उस आइटम से, मेरे को ये आज प्रोबेबल है कि हाँ मेरे को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो जाएंगे उस एसेट से, तब मेरा वो उसको रिकॉग्नाइज करूंगा अपनी बुक्स में। और यहाँ पे एंड है, हमने ऊपर देखा था यहाँ पे और लगे हुए थे, जब हम पीपी की डेफिनेशन देख रहे थे तो यहाँ पे और लगे हुए थे सब जगह, और यहाँ पे मेरा लगा हुआ है एंड, मतलब कि ये दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए। एक तो उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर होनी चाहिए और एक उसका
फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए। और ये इनिशियल कॉस्ट और सब्सिक्वेंट कॉस्ट दोनों के टाइम पे देखेंगे। और स्पेयर पार्ट्स सर्विसिंग इक्विपमेंट को हम वैसे तो मतलब इन्वेंट्री मानते हैं, बट अगर ये पीपी की डेफिनेशन को मीट कर जाती है तब इसको हम इंडेक्स 16 के अंदर भी डील कर देंगे। इनिशियल रिकॉग्निशन का हमने देखा था कि ये सिर्फ कॉस्ट पे ही इनिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं। और ये कैसे कैसे हम किसी भी एसेट को ले सकते हैं, कैश दे के ले सकते हैं, उसको खुद बनवा सकते हैं, एक्सचेंज में ले सकते हैं, डेफर्ड क्रेडिट मतलब कि आज पैसा नहीं देके आगे फ्यूचर में दे सकते हैं उसको पैसा, ऐसे ही हायर परचेज का था केस। अब हमने एक्वायर्ड बाय कैश में देखा था कि हमारा परचेज प्राइस, हमने यहाँ पे पेस्चराइजर वाला एग्जांपल लिया था, जो मैं घी बनाने वाली फैक्ट्री के लिए दूध पेस्चराइज करने के लिए, आपने पेस्चराइज मिल्क का नाम सुना होगा, जैसे पेस्चराइज मिल्क आता है तो उसकी फैक्ट्री लगानी थी, तो मेरे को उसके लिए पेस्चराइजर चाहिए था, तो वो एग्जांपल लिया था, उसकी परचेज प्राइस ली थी, उसमें से डिस्काउंट माइनस किया था क्योंकि मैंने 2 परचेज करा था तो उस ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा था। तो उसके अंदर इम्पोर्ट ड्यूटी, क्योंकि मैंने रसिया से मंगवाया था तो रसिया से इम्पोर्ट ड्यूटी लगी थी तो वो ऐड होगी। नॉन रिफंडेबल टैक्सेज, अगर जीएसटी का मेरे को आईटीसी वगैरह नहीं मिलता है तो वो भी ऐड होगा। अगर नहीं दिया हो कुछ भी तो उसको एज्यूम करेंगे कि नॉन रिफंडेबल है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल मेरे को उसी जगह पे उसी कंडीशन में चाहिए जिसमें मैं उसको यूज कर सकता हूँ, मतलब कि अवेलेबल फॉर यूज होने तक की मेरी जो कॉस्ट होगी वो सारी इसमें ऐड होंगी। जैसे मैंने ब्रोकरेज देना पड़ा था मेरे को उसको, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिस, साइट प्रिपरेशन एक्सपेंसिस, प्रोफेशनल फी का मैंने एग्जांपल लिया था कि 1 लाख तो मैंने उसको वैसे ही दी थी, प्लस मैंने 1% उसको कमीशन भी देने का वादा किया था कि अगर मैं इस पेस्चराइजर को परचेज कर लेता हूँ तो आपको 1% भी दूंगा। तो मेरा जो 1 लाख लगा था वो तो संक कॉस्ट थी, मतलब वो डायरेक्टली इस एसेट्स की लेने की वजह से नहीं लगी थी, वो पहले ही लग चुकी थी, तो मेरी वो वाला इसका पार्ट नहीं बनेगा। बट जो 1% मैं उसको दूंगा तो वो वाला मेरा पार्ट बनता है। सैंपल बनाने के लिए मतलब टेस्टिंग करते हुए कुछ मेरी मेटेरियल लेबर वगैरह की कुछ कॉस्ट लगी होगी तो वो भी मेरा ऐड होगा। बट इसके अंदर हमने ये देखा था कि अगर उसको जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं अगर उसको मार्केट में सेल कर देते हैं उसकी वजह से मेरे को कुछ इनकम जनरेट होती है तो उसको माइनस कर देंगे, और वो इनकम इसकी कॉस्ट से भी ज़्यादा हो सकती है, तो मतलब कि हमारी टीपी की कॉस्ट को थोड़ा रिड्यूस कर देगा। अगर हम नेट इफेक्ट में देखें तो लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस देखे थे, ट्रांजिट, इंस्टॉलेशन चार्जेस, अदर एक्सपेंसेस, इसकी हम प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेनेशन करके आए थे तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं। और हमने एक डिसमेंटलिंग, कमीशनिंग, सेट रिस्टोरेशन, मैंने वो जगह वाला एग्जांपल दिया था जिसपे मेरे को फैक्ट्री लगानी थी, तो उन्होंने कहा था कि जगह तो मैं तभी दूंगा, एक ही कंडीशन पे दूंगा जब आप इसको जैसी आज दे रहा हूँ वैसी मुझे दोगे। तो उसके लिए हमने प्रेजेंट वैल्यू इसकी आज ही कंसिडर करते हैं क्योंकि मेरे को पता है कि ये मेरी लाइबिलिटी लगने ही वाली है। और इसके बाद मैंने गवर्नमेंट ग्रांट अगर कुछ मिलती है तो उसको माइनस करेंगे, जो ये हम ये कर चुके हैं। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पे मैंने बबीता जी वाला एग्जाम्पल लिया था, बबीता जी तो उनको दे रहे थे पैसा तो वो भी माइनस नहीं हो रहा था। तो रिकॉल करो, आप रिकॉल करो, डिटेल में नहीं जाएंगे हम। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसिस, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, ये भी हम ऐड नहीं करेंगे। स्टाफ को ट्रेनिंग दिए, अगर स्टाफ रिलोकेट होके आता है कुछ तो उसको नहीं देंगे। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या सेलिंग ओवरहेड्स होते हैं उसको भी हम ऐड नहीं करेंगे। मतलब कि पीपी की जो कॉस्ट हमें निकालने होते हैं क्योंकि उसी कॉस्ट पे तो हम इनिशियली रिकॉग्नाइज करेंगे क्योंकि कॉस्ट को प्री तो रिकॉग्नाइज करनी है हमें, तो ये वाले ऐड नहीं होंगे। मतलब इनका अलग से है हमारा डील होगा बुक्स में, कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे ये। जो कॉस्ट इंकर्ड हुई है कैपेबल, मतलब स्टार्टिंग में मेरे लॉसेज होते हैं जब बिजनेस, हमने 1 लाख और 30,000 वाला एग्जांपल लिया था कैपेसिटी का, तो वो वाले लॉसेज भी हम अपनी कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ये जनरल एडमिनिस्ट्रेटर और सेलिंग ओवरहेड से मेरे डायरेक्टली रिलेटेड हैं कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन से, तब इसको मैं अपने पीपी में ऐड कर दूंगा। हमने यहाँ तक का कल देखा था, तो अभी उसके आगे चलते हैं हम। जो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स, हमने कल देखा था कि सिर्फ जो हम कैश में कैश दिया और एसेट लेके आ गए, जैसे पेस्चराइजर लेके आए थे हम। अब यहाँ पे सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट होते हैं। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स कौन सी वाली होती हैं? जो मैं खुद से बनाता हूँ, जैसे आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो वो आपकी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट होगी। जैसे अब आप बिल्डिंग बना रहे हो तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, जैसे कि आपको बिल्डिंग बनाने के लिए आपको यहाँ पे सीमेंट, सरिया एटसेट्रा, ब्रिक्स, ये सब चाहिए होता है। प्लस आपको लेबर भी चाहिए होती है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपके कुछ और भी एक्सपेंसेस लगते हैं डायरेक्ट, जो मतलब कि उसी बिल्डिंग को बनाने से रिलेटेड होते हैं आपके। कुछ आपको शेयर, मतलब कुछ ऐसे रीजनेबल बेसिस पे आपको शेयर, मतलब कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो मेरी एक इस बिल्डिंग पे यूज हो रही है, एक कहीं और भी हो रही होगी यूज, कॉमनली यूज हो रही है, तो उसका भी कुछ शेयर इधर रीजनेबल बेसिस पे होगा तो वो भी ऐड हो जाएगा। और बोरोइंग कॉस्ट, ये वाला मेरा इंपॉर्टेंट है, बोरोइंग कॉस्ट। ये वैसे तो हमारा इंड एस 23 के अंडर डील होता है, इंड एस 23, इंडेक्स 23 के अंदर डील करते हैं इसको। तो इस बोरोइंग कॉस्ट हम
ये देखेंगे इंडेक्स 23 के अंदर ही करेंगे अच्छे से इसको डिस्कशन। यहाँ पे सिर्फ मैं इसको एक बार टच करके चलूंगा थोड़ा सा। जैसे इसकी मेरी कौन सी बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है जब मैं कोई पीपी ले रहा हूँ। मान लो मैंने एक बिल्डिंग परचेज की है, मैंने 1 CR की परचेज की है, तो उसके लिए मेरे को लोन लिया मैंने। अब लोन लेके जो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, क्या वो भी मेरा उसका कॉस्ट का पार्ट बनेगा? मतलब कि 1 करोड़ प्लस इंटरेस्ट, क्या इस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करूंगा अपनी बुक्स में या किसी और अमाउंट पे? तो वही देखने के लिए हमें ये है। वो कौन बताता है कि इंटरेस्ट को आप ऐड करोगे, मतलब कि 1 CR प्लस इंटरेस्ट या फिर ओनली 1 CR, किस पे रिकॉग्नाइज करोगे आप? तो ये बताता है हमें इंडेक्स 23। इंडेक्स 23 क्या बताता है? यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ही बताऊंगा मैं आपको, बाकी सारी डिस्कशन हम वहीं पे करेंगे। हमारे क्वालिफाइंग एसेट होती है, जब कोई एसेट क्वालिफाइंग हो जाती है और उसके लिए हम कुछ बोरोइंग्स करते हैं, तब मेरी जो इंटरेस्ट की कॉस्ट होती है उसको मैं उस पीपी का पार्ट बना देता हूं, उसमें ऐड कर देता हूं। जैसे बोरोइंग कॉस्ट इफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, डायरेक्टली इससे एट्रीब्यूटेबल है क्योंकि वो बोरोइंग कॉस्ट मेरी इंकर इसीलिए हुई क्योंकि मैंने अपनी पेस्चराइजर परचेज करना था, या फिर कुछ भी मैंने बिल्डिंग बनानी थी। यहाँ पे बिल्डिंग का एग्जांपल ले रहे हैं तो उसी को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे कि मैं बिल्डिंग बनाने के लिए 1 CR का लोन चाहिए था। इसी वो 1 CR का लोन मैंने इसीलिए लिया और उस पर इंटरेस्ट इसीलिए दिया क्योंकि मैं उस बिल्डिंग को बना रहा हूं और उसके बनाने तक की, कब तक की, सेम कंडीशन सेम लोकेशन तक लाने की। मैं बिल्डिंग को कब यूज कर पाऊंगा? जब मेरी वो अवेलेबल फॉर यूज हो जाएगी, तब तक की, मतलब कि अवेलेबल फॉर यूज होने तक की जितने भी कॉस्ट होगी उसको मैं ऐड करता जाऊंगा। तो इसमें बोरोइंग कॉस्ट भी ऐड करूंगा अगर वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल मतलब कि सिर्फ उस वजह से लग रही है कि अगर मैं वो एक्टिविटी, मतलब वो पीपी बना रहा हूँ, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन, किस मतलब जैसे सीमेंट लेके आए तो एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब कि आप बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो लेबर वगैरह को देने के लिए, कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए आप अगर पीपी को बनाने के लिए उसको यूज कर रहे हो तो आपकी बुक्स में पीपी की कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएगी। तो आइए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आईसीआई स्टडी मैट के 5.56 पेज नंबर पे आ जाओ। आईसीआई स्टडी मॉड्यूल जो हमारा लेटेस्ट वाला है 5.56, जस्ट आई थिंक, हाँ हाँ हम पहुंच चुके हैं 5.56 पे। यस, तो आपको ये दिख रहा होगा। मून लिमिटेड इंकर्स द फ्लोइंग कॉस्ट इन रिलेशन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू फैक्ट्री। वो न्यू फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन कर रही है कौन? मून लिमिटेड। तो वो कुछ ये कॉस्ट यहाँ पे दी हुई है, ये वाली कॉस्ट इंकर कर रही है। एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ इट्स प्रोडक्ट टू द लोकल मार्केट, और मार्केट में अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, मतलब कि कंस्ट्रक्शन कर रही है फैक्ट्री का और उसके बाद प्रोडक्ट्स को भी मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रही है। उसकी कुछ कॉस्ट दी हुई है। दी बिलो टेबल इलस्ट्रेट विच ऑफ दी आइटम्स ऑफ कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज। इसके अंदर हमें बताना कि कौन सी आइटम्स को कैपिटलाइज कर सकते हैं। कैपिटलाइज मतलब कि हम इंडेक्स 16 के अंदर जो एसेट की वैल्यूएशन निकाल रहे हैं, जिसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं, क्या उसके अंदर हम ऐड करेंगे या इसका कुछ और ही ट्रीटमेंट होगा? साइट प्रिपरेशन कॉस्ट हमने देखा था कि साइट प्रिपरेशन वाला हम ऐड करते हैं। तो ये वाले तो इन्होंने दिए कि कौन सी कॉस्ट इंकर होगी है, और ये दिए हैं कि एज पर इंडेक्स कौन से वाली कैपिटलाइज होगी। हाँ, साइट प्रिपरेशन की मैं कैपिटलाइज करूंगा। डायरेक्ट मेटेरियल, हाँ मैं देख के आया था, सीमेंट, रेता, बजरी। डायरेक्ट लेबर, हाँ लेबर की कॉस्ट ऐड करूंगा, इंक्लूडिंग 10,000 इंकर ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल स्ट्राइक। हाँ, इसके अंदर एक पॉइंट में आपको कवर करना रहेगा था, जो मेटेरियल होता है, मेटेरियल के अंदर मैं कौन से वाली कॉस्ट को ऐड करूंगा? जो मेटेरियल होता है, मैं एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। जो मेटेरियल, जो जो भी मेरा मेटेरियल होता है उसकी कौन से वाली कॉस्ट को मैं ऐड करता हूँ? जो मेरी नॉर्मल नेचर की होती है, मतलब कि जो एबनॉर्मली मेरा लॉस हो चुका है, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल जो लॉस हो चुका है मेरा, उसको मैं ऐड नहीं करूंगा। एबनॉर्मल लॉस कैसे कि जैसे मैं बिल्डिंग बना रहा था, उसके अंदर मेरे सीमेंट के बैग्स रखे हुए थे। अब बैग्स रखे हुए थे तो
को क्या हुआ कि लेबर की गलती की वजह से वो बारिश में भीग गए, तो मेरा वो सीमेंट बिल्कुल वेस्ट हो गया। तो मतलब कि मटेरियल का एबनॉर्मल लॉस हो गया, मटेरियल फॉइल हो गया, तो मैं उसको अपनी पीपी की कॉस्ट में, बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड नहीं करूंगा, उसको एबनॉर्मल लॉस दिखाऊंगा अपनी बुक्स के अंदर। और ऐसे ही चाहे मेरा लेबर का हो, लेबर का कैसे लॉस हो सकता है, लेबर स्ट्राइक करके बैठ गई, बट मेरे को तो पैसा देना पड़ेगा। या फिर कुछ भी लगा लो कि लेबर का जो टाइम वेस्ट होना चाहिए नॉर्मली, उसके अलावा कुछ और वेस्ट होता है, तो उसकी कॉस्ट को मैं अपनी एसेट के अंदर ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरे एबनॉर्मल नेचर की है। तो इसके अंदर देखते हैं, साइट प्रिपरेशन का ऐड हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल का ऐड हो जाएगा, लेबर कॉस्ट ऐड हो जाएगी। इसमें इंक्लूड है, जो मतलब कि जो ये वाली अमाउंट देखिए इसके अंदर इंक्लूड है 10,000 का इनका ड्यूरिंग एन इंडस्ट्रियल स्ट्राइक। मतलब इसमें 10,000 जो मैंने ऐसा कुछ लेबर के ऊपर एक्सपेंडिचर किया है जो स्ट्राइक के टाइम हुआ था, तो वो वाला इंक्लूड नहीं होगा। ये मतलब थाउजेंड्स में था, तो ये माइनस करके 1160 माइनस 10 इज इक्वल टू 1150 करके दिखा दिया है। टेस्टिंग ऑफ वेरियस प्रोसेसेस, हम टेस्टिंग करते हैं तो टेस्टिंग का तो खर्चा अलाउड ही होगा, क्योंकि मैं उस कंडीशन तक चाहिए कि मेरे परफेक्टली वर्क करती हो मशीनरी। अगर वो मशीनरी कंप्लीटली वर्क ही नहीं करती होगी, तो मेरी फैक्ट्री कंप्लीटली रन ही नहीं करती होगी प्रॉपरली, तो मैं जब तक टेस्टिंग नहीं होगी तब तक मेरे को कैसे पता लगेगा कि वो मेरी फैक्ट्री प्रॉपरली रन कर रही है नहीं कर रही, क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल रनिंग सिचुएशन में चाहिए, अपनी रनिंग कंडीशन में चाहिए, तो इस वजह से इसको भी ऐड कर देते हैं हम। ठीक है। और जो कंसल्टेंसी फीस देते हैं, जो मैंने 1% वाला वहां पे एग्जाम्पल दिया था, नहीं ये इंस्टॉलेशन का था, इंस्टॉलेशन, हाँ इंस्टॉलेशन का ये भी ऐड होगा, मेरा इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हो गए। रिलोकेशन ऑफ स्टाफ, रिलोकेशन वाला मैंने मना कर दिया था कि वहाँ पे इंडेस ने मना किया था, मैंने नहीं, इंडेस ने, क्योंकि ये ऐड नहीं होगा। जनरल ओवरहेड जो डायरेक्टली नेचर के होंगे तो उसको ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ कि डायरेक्टली है या नहीं, तो इसको हम ये मानेंगे कि ये डायरेक्टली नहीं है, तो इसको ऐड नहीं किया। ठीक है। ये देखो, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू डिसमेंटल, डिसमेंटलिंग, जो मैंने जगह वाला एग्जांपल लिया था कि जगह की बहुत कमी हो चुकी है, और उसने सिर्फ एक ही कंडीशन पे दी थी कि मैं से, तो उसकी कॉस्ट भी ऐड की थी, तो इसकी कॉस्ट भी हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे कुछ डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये मतलब प्रेजेंट वैल्यू पे दिया ही हुआ है। ठीक है। तो इसके बाद हम करते हैं एक एग्जाम्पल और करते हैं, इलस्ट्रेशन है आईसी की, 9th इलस्ट्रेशन पे आ जाओ। हाँ जी। तो अब यस, नाउ इट्स वर्किंग परफेक्ट थिंग। तो इसको हम देखते हैं, इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है। क्वेश्चन ने ये बोला है कि कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ द एसेट टू बी रिकॉग्नाइज। हम कौन सी कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करेंगे अपनी बुक्स में इस एसेट को? कौन सी एसेट है? एक 1 अप्रैल 2001 को XYZ लिमिटेड ने एक मशीन एक्वायर की है, मतलब कि एक बाय कैश वाला केस है मेरा। तो इसकी क्या मशीन की लिस्ट प्राइस है? 80 लाख। 80 लाख के अंदर हम इंपोर्ट ड्यूटी, यस रसिया से आई थी तो मेरी इंपोर्ट ड्यूटी लगी थी, तो उसको ऐड किया था मैंने। और डिलीवरी फीस, हाँ डिलीवरी फीस, मेरा जो ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंसिस था वो ऐड हुआ था। और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट, हाँ इंस्टॉल करने की कॉस्ट भी मैं ऐड करता हूँ अपनी बुक्स में, और मतलब इसकी पीपी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, अगर प्री प्रोडक्शन से पहले की कुछ मेरी टेस्टिंग हो रही है, मतलब कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले अगर कुछ टेस्टिंग होती है, कॉस्ट होती है, तो वो भी मेरी ऐड होती है। परचेज ऑफ ए 5 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, ये मेरे को सेम सिचुएशन सेम कंडीशन, मतलब कि अवेलेबल फॉर यूज, इंटेंडेड सिचुएशन और एंड इंटेंडेड कंडीशन, उसके लिए मतलब कि अवेलेबल फॉर यूज तक लाने के लिए इस कॉस्ट का इंकर करना नॉट नेसेसरी। एक बार अवेलेबल फॉर यूज होने तक की बात है, उसके बाद खराब होती है नहीं होती, तो वो मैं आगे की सब्सिक्वेंट कॉस्ट में देखूंगा। बट जो ये वाला एक्सपेंसिस है इसका मैं बता देता हूँ कि ये होता है मेरा P&L में चार्ज होगा। ये हम मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसको एवरी ईयर अपनी बुक्स में चार्ज करते जाएंगे। ओके। तो ये वाली कॉस्ट ऐड होगी मेरी, ये वाली ऐड होगी, ये वाली ऐड होगी, ये वाली ऐड होगी, ये वाली ऐड होगी, इसको ऐड नहीं करेंगे। इन एडिशन टू द अबव इंफॉर्मेशन, XYZ लिमिटेड वाज ग्रांटेड है ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट मिला इसको 10% ऑन द इनिशियल लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस का 10% पे। लिस्ट प्राइस कितना है मेरा? लिस्ट प्राइस है मेरा 80 लाख, इसका 10% कितना हो गया? 80 लाख का 10% 8 लाख,
इसमें से 8 लाख मैं माइनस कर दूंगा, जो ये वाला 10% का था ऑन द इनिशियल लिस्ट प्राइस एंड सेटलमेंट डिस्काउंट। सेटलमेंट डिस्काउंट क्यों दे रही है? इफ पेमेंट वॉज रिसीव्ड विद इन 1 मंथ ऑफ परचेज, मतलब कि ये मेरा हो गया कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट है तो उसको तो मैं अपनी बुक्स में मैंने देखा था कि सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना था, तो ट्रेड डिस्काउंट ही माइनस करूंगा। कैश डिस्काउंट मेरा किस वजह से मिला है? मशीनरी, जो मैंने पेस्चराइजर वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं, चलो, जो पेस्चराइजर मैंने परचेज किया उसको परचेज करने की वजह से मेरे को वो डिस्काउंट नहीं मिला। जो पेस्चराइजर परचेज किया उसकी वजह से मेरे को वो डिस्काउंट नहीं मिला है, वो सिर्फ इसलिए मिल रहा है ये सेटलमेंट डिस्काउंट कि मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो उससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। डायरेक्टली वाले ही मैं उसमें एड या लेस करूंगा, तो ये वाला मेरा इसमें लेस नहीं होगा क्योंकि ये डिस्काउंट है। एक्स वाई जेड लिमिटेड पेड फॉर द प्लांट ऑन, उसने प्लांट के लिए जो पे किया पेमेंट 20 अप्रैल 2001 को किया है, 20 अप्रैल 2000 को, ठीक है। तो इसका तो कहीं बोरोइंग कॉस्ट तो दी ही नहीं हुई, अगर दी होती तो हम इसका कुछ कर लेते। अच्छा, ये इसके लिए दिया होगा ना सेटलमेंट वाले के लिए, सेटलमेंट हमारा तो था ही नहीं क्योंकि इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे ही नहीं इसमें, बुक्स में ऐड, मतलब हम पीपी की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। तो हमारा इसका, अगर मैं एक बार यहाँ पे देखूँ कि जस्ट, हाँ, तो मैं यहाँ पे अपना कैलकुलेटर लेके आ चुका हूँ, आप भी अपना कैलकुलेटर निकाल लीजिए। हाँ, तो इसके अंदर सबसे पहले मैं कॉस्ट लेके चलता हूँ, 80 लाख माइनस 8 लाख, इसमें प्लस करूंगा 5 लाख, इसमें प्लस करूंगा 1 लाख, इसके अंदर मैं फिर प्लस करूंगा अपने इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन के चार्जेस कितने थे, 10 लाख, इसमें प्लस करूंगा मैं टेस्टिंग के चार्जेस प्लस कितने, 4 लाख। जो 7 लाख को मैं कुछ भी डील नहीं करूंगा, तो मेरा आंसर आएगा मतलब कि 92 लाख। 92 लाख की मशीनरी रिकॉग्नाइज करेंगे हम अपनी बुक्स में। तो इन्होंने क्या किया, यस, हमारा आंसर मैच, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स। इन्होंने क्या लिखा, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट इज ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट टू गेट सर्विस, मतलब कि ये मेरा वही एक्विजिशन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो इसको हमने ऐड नहीं किया है। ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, देयर फॉर द मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ऑफ 7 लाख शुड बी टेकन एज प्रीपेड एक्सपेंस, इसको प्रीपेड एक्सपेंस की तरह लेंगे और चार्ज करेंगे पीएल में ओवर 5 ईयर्स, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता के आ चुका हूँ। तो इन एडिशन सेटलमेंट डिस्काउंट रिसीव्ड, जो सेटलमेंट डिस्काउंट रिसीव हुआ है 3,60,000 का, इज टू बी सोन एज अदर इनकम इन दी पीएल। ठीक है, तो इसको जो सेटलमेंट डिस्काउंट रिसीव हुआ इसको पीएल के अंदर हम अदर इनकम की तरीके से शो कर देंगे। और हम अभी 10th क्वेश्चन को और देख लेते हैं अभी, ये क्या बोलता है, एक्स लिमिटेड। सबसे पहले इसमें देखते हैं इन्होंने मांगा क्या है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग दैट विल बी इंक्लूडेड इन टेंजिबल नॉन करंट एसेट। टेंजिबल नॉन करंट एसेट कौन सी होती है, मतलब कि टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट मेरा मतलब कि इंडेक्स 16 के अंदर इन्होंने पूछा है कि कौन सी अमाउंट पे ये रिकॉग्नाइज करेंगे, कॉस्ट किस किस कॉस्ट पे बिल्डिंग को रिकॉग्नाइज करेंगे ये। एक्स लिमिटेड स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑन ए बिल्डिंग फॉर इट्स, आई थिंक ये फिर से डिले कर रहा है, तो आई होप इसको कुछ कैसे इसको करेक्ट, चलो इतना नहीं है। एक्स लिमिटेड ने स्टार्ट किया है कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का, कब, अपने यूज के लिए, मतलब इंडेक्स 16 ऑन 1 अप्रैल 2000 को। दी फ्लोइंग कॉस्ट, उसने कुछ कॉस्ट इंकर की हैं, कौन सी कॉस्ट इंकर की हैं, परचेज की है लैंड, लैंड की कॉस्ट होगी, लैंड की कॉस्ट मेरी मतलब कि डायरेक्टली लग रही है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, तो वो मेरी लगेगी, वो मतलब कि इसकी बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। स्टैंप ड्यूटी, ये मेरे लीगल चार्जेस लगे हैं, सिर्फ इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मैं अपने बिल्डिंग बना रहा हूँ, तो ये भी ऐड होंगे। आर्किटेक्ट फी, ये भी ऐड होगा क्योंकि ये सिर्फ इसी वजह से लग रहा है क्योंकि मैंने लैंड लेने के बाद उसका एक अपना मैप रेडी करवाया उसका कि हाँ मेरा घर ऐसे होगा, ऐसा उसके अंदर रूम्स होंगे, ये सब, तो इसी वजह से लगे। साइट प्रिपेयर करने मेरे को नींव वगैरह भरनी थी, तो उसके लिए लगा। लैंड को लैंड फिल करवानी थी क्योंकि वहाँ पे गड्ढे वगैरह होंगे, तो वो इसी वजह से लगा, तो ये भी मेरा कॉस्ट में ऐड होगा।
और ये मटेरियल, हाँ मेरा जो सीमेंट सरिया वगैरह जो भी लगा है वो सब भी ऐड होगा। डायरेक्ट लेबर जो मेरी लेबर लगी है वो सब भी ऐड होगी। जनरल ओवरहेड, अब जनरल ओवरहेड का देखते हैं कि नीचे अगर कुछ दिया होगा कि डायरेक्टली रिलेटेड है तब तो हम इसको ऐड करेंगे, अदरवाइज इसको हम ऐड नहीं करने वाले। तो अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, इरेलीवेंट इरेलीवेंट भी दे देते हैं क्या ये? मेटेरियल कॉस्टिंग 1 लाख की हैज बीन स्पोइल्ड, स्पॉइल हो गया मतलब कि सीमेंट के बैग्स थे वो बारिश में भीग चुके हैं, एंड देयर फोर वेस्टेड, तो वेस्ट हो गए हैं। तो ये वाला एक्सपेंस तो मैं क्या करूँगा, इसको तो मैं अपने बुक्स में ऐड नहीं करूँगा। ऐड मटेरियल, ये स्पॉइल हो गया तो इसको ऐड नहीं करूँगा। तो ये ऑलरेडी मेरा ऐड हुआ हुआ ऊपर जो यहाँ पे मटेरियल की कॉस्ट दी हुई है, तो इसमें से मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा 1 लाख, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऐड है और ऐड नहीं करना था तो इसको क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। और इसके बाद एंड फर्दर फर्दर 1,50,000 वॉज स्पेंट ऑन अकाउंट ऑफ फॉल्टी डिजाइन वर्क, मतलब कि किसी ने गलत डिजाइन प्रिपेयर कर दिया। कुछ आर्किटेक्चर वो ऐसा नालायक निकला कि उसने जहाँ पे बीम डालना चाहिए था मेरे को बीम नहीं डालने दिया, और मेरा पूरा मकान वो ढह चुका है। अब उसके ढहने की वजह से मेरा तो जो मटेरियल लगा था वो वेस्ट हो गया। अब वो वेस्ट हुआ तो वो तो मेरा पीपी का पार्ट की कॉस्ट में तो ऐड होगा नहीं, क्योंकि एबनॉर्मल नेचर का है। ये ढहना कोई ज़रूरी नहीं था, अगर उसने आर्किटेक्चर ने ढंग से काम करके दिया होता, मेरे जो लेबर थे उन्होंने ढंग से काम किया होता, तो ये वाला लगने ही वाला ही नहीं था मेरा। तो ये एबनॉर्मल वाला नेचर का है, तो इसको भी मैं ऐड नहीं करूँगा। तो ये भी क्या होगा मेरा, लेस, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऐड है ऊपर मटेरियल का। तो इसमें से हम जस्ट इसके अंदर से क्या और माइनस करूँगा, माइनस करूँगा 1,50,000 और ये मेटल से ही लेस होगा इसमें से। और उसके बाद तो मेरा इसके बाद कहाँ पहुँच गए थे हम, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, हाँ एज ए रिजल्ट ऑफ दी प्रॉब्लम्स, जो ये प्रॉब्लम से राइज हुई हैं, स्पॉइल हो गया फॉल्टी डिजाइन वर्क की वजह से, वर्क ऑन द बिल्डिंग वॉज स्टॉप्ड फॉर 2 वीक्स, 2 वीक्स के लिए काम धंधा रोक दिया। कब, नवंबर 2000 में, और हमने स्टार्ट कब किया था, अप्रैल 2000 में। एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट ₹22,000 ऑफ द लेबर कॉस्ट रिलेट टू दैट पीरियड, और इसमें एस्टिमेट है कि 22,000 ऑफ द लेबर कॉस्ट जो लेबर के अंदर इंक्लूड है 20,000 इस पीरियड से रिलेटेड है, मतलब कि काम धंधा रुका हुआ था मेरा, लेबर स्ट्राइक वगैरह थी या कुछ भी किसी भी रीजन से जो मेरे लिए मतलब कि रिक्वायर्ड नहीं था, एबनॉर्मल नेचर का है, तो इसको भी मैं क्या करूँगा, ऐड नहीं करूँगा। ये ऑलरेडी ऐड हुआ है अपने अपने उसके ऊपर लेबर की कॉस्ट के अंदर 4 लाख के अंदर, तो इसको क्या कर दूंगा मैं, इसको भी माइनस कर दूंगा मैं, कितने से, 22,000। इसके बाद द बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड ऑन 1 जनवरी को एंड बोट इन यूज, यूज में आई 1 अप्रैल तक, अप्रैल से, और मेरी कंप्लीट कब हुई, 1 जनवरी को। अगर मैं देखूंगा अवेलेबल फॉर यूज तक के ही जितने खर्चे होते हैं तब तक के ऐड करता हूँ। अवेलेबल फॉर यूज कब हुई, मेरी जब बन जाती है तब मेरी मतलब कि इसको मैं यूज कर सकता हूँ, तब तक के 1 जनवरी तक के एक्सपेंसेस ही मैं इसमें ऐड करूंगा। उसके बाद वालों को मैं कोई इज्जत नहीं देने वाला, इतनी इज्जत ना देते हम किसी को एक्स्ट्रा। एक्स लिमिटेड हैड टेकन ए लोन, उसने लोन लिया कितना, 40 लाख रुपीज का, ऑन कब, 1 अप्रैल को, किसके लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए उसने लोन लिया है। द लोन कैरिड एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम, लोन इंटरेस्ट, द लोन लिया 40 लाख का, किसके लिए, 1 अप्रैल को लिया इसने, और हमारा स्टार्ट भी हुआ था प्रोडक्शन कब से, 1 अप्रैल से, तो मतलब कि हमारा 1 अप्रैल से ही ये कैपिटलाइज होना शुरू हो जाएगा बुक्स में। दी लोन कैरिड, इसका इंटरेस्ट रेट कितना है, 8%, और रिपेबल कब होगा ये, 1 अप्रैल 2002 को। एज्यूम, एज्यूम इन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया कि कुछ एज्यूम करने के लिए,
एज्यूम क्या करना है, ये थोड़ा मेरा बैक में चल रहा है, तो इस लेक्चर को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम यहीं पे इसको एक बार स्टॉप कर देंगे, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करके। तो आप एक बार मैनेज कर लो इस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर से आपको ये वाली इशू नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्क्रीन मेरी थोड़ी बैक चल रही है अभी, बिल्कुल सिंक नहीं हो पा रही है। एज्यूम दैट दी entity did not consider the construction period as substantial period of time as per index 23। इन्होंने कहा है कि एज्यूम करो कि एंटिटी ने कंसिडर नहीं किया है कंस्ट्रक्शन पीरियड को सब्सटेंशियल पीरियड। ये सब्सटेंशियल पीरियड नहीं है। जब आप इंडेक्स 23 करोगे तब आपको पता लगेगा कि क्वालिफाइंग एसेट कौन से होते हैं जो एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेती है, बट ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले नहीं रही है, नोट। तो इसको मैं इंडेक्स 23 के अंडर हमने देखा था कि उसको 1 CR प्लस इंटरेस्ट करेंगे या 1 CR ही रहने देंगे, तो वो कौन बताता है, इंडेक्स 23। और इंडेक्स 23 यहाँ पे ये बताता है कि अगर सब्सटेंशियल पीरियड कवर नहीं करती है, मतलब कि वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, और क्वालिफाइंग नहीं है तो मैं उसको उस एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करूँगा इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट यहाँ पे P&L में चला जाएगा मेरा डायरेक्ट। तो इसके अंदर जो मैं अगर कॉस्ट निकाल के देखूँ कि हमारी कितनी इसकी बनी है वैल्यू, तो एक सेकंड दो मुझे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको जस्ट मिनट, हाँ इसको करते नहीं कुछ भी, हम सीधा करते हैं। हमारी कॉस्ट जो जो लगी है अभी 30 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50,000, 10 लाख माइनस 250 मतलब कि 7,50,000, ये 4 लाख माइनस 22,000 मतलब कि ये माइनस करके आ जाएगा जो भी आएगा 3,78,000, प्लस करेंगे ये 1 लाख का कहीं कुछ दिया नहीं हुआ था तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे, और मेटेरियल का हमने ये सारा कर दिया है। तो इसकी अगर हम कॉस्ट निकालें तो दोबारा से कैलकुलेटर निकालें या आप ही कर लोगे, आप ही कर लो इसको वैसे, क्योंकि मेरा आगे पीछे बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा, आपको आंसर दिखा देता हूँ ICI का। ओनली दोज कॉस्ट विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग दी एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन फॉर इट्स इंटेंडेड यूज शुड बी इंक्लूडेड, एडमिनिस्ट्रेटेड एंड कैन नॉट बी इंक्लूडेड। एडमिनिस्ट्रेटिव और जनरल, चलो हम यहीं पे देख लेते हैं, ऊपर वाली तो वैसे ही कहानी सी लिखी हुई है जो कि आपको मैं बता चुका हूँ हज़ारों बार। 30 लाख लैंड की कॉस्ट आ गई, स्टैंप ड्यूटी की आ गई है, आर्किटेक्ट की आ गई है, साइट प्रिपरेशन की, ये देखो -250, ये देखो -22, ठीक है। तो ये मतलब कि मेरा सही हो रखा है बिल्कुल। और जनरल ओवरहेड इसको ऐड नहीं किया मैंने, ठीक है। और इंटरेस्ट ये इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि ये मेरी क्वालिफाइंग एसेट नहीं थी। आई थिंक ये अब चलो हम इस लेक्चर को एक बार के लिए यहीं पे एंड कर देते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी सब कवर करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेरे ये सेटअप में थोड़ा इशू आ रहा है, तो इसको मैं एक बार रिजोल्व कर लूँगा, तो उसके बाद आपको कोई इशू नहीं मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर से। एक बार इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं, यहीं पे फिनिश कर देते हैं। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय।